बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस आपका जो है ना वो चार्म जो है ना सलाम को जवाब देने का वो उतर गया। एनीवे जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरुफियत होंगे और लेक्चर्स आपको अभी तक समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहे या कल की क्लास में कोई अगर कंसर्न है, कोई इशू है, तो आप उसको रख सकते हैं। जी, अब आपको क्वेश्चन करना चाह रही थी। हाँ जी, वो शेयर होल्डर भेजेंगे, 7 दिन पहले भेजेंगे एजीएम से। आप इनका सवाल था जी कि अगर कॉन्सेंट लेटर कौन देता है, तो द पर्सन हु इज प्रपोजिंग द ऑडिटर हैज़ टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट फ्रॉम द ऑडिटर। नॉर्मली जो डायरेक्टर्स होते हैं ये प्रपोज करते हैं रिकरिंग ऑडिटर को, और उसकी कॉन्सेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकर बता देते हैं कि हम नोटिस में लिख देते हैं कि हमने कॉन्सेंट ऑब्टेन कर लिया है और दे आर विलिंग टू एक्ट एज ऑडिटर इफ़ अपॉइंटेड बाय द कंपनी। अब इस केस में अगर किसी शेयर होल्डर को लगता है कि नहीं, उसको कोई और ऑडिटर प्रपोज करना है, तो उस केस में फिर जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास 10% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर होती है, दे हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑडिटर जिसको वो प्रपोज करना चाह रहे हैं, और वो 7 दिन पहले कंपनी को कंसेंट के साथ भेजनी होती है। कंसेंट लेटर उस केस में भेजना है। जब कंपनी ने शेयर होल्डर को बताना है तो कंपनी ने सिर्फ उनको इंटीमेट करना है कि हमने कंसेंट ले ली है। लेकिन अगर शेयर होल्डर कोई प्रपोज करना चाहता है कंपनी को, तो उसने कॉन्सेंट की कॉपी भेजनी है साथ। ये बात बड़ी ज़रूरी समझने वाली प्रैक्टिकल इशू है, नहीं हमारे पेपर से रिलेटेड इतना ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं है जी। इसके अलावा कोई और इशू, इसके अलावा कोई और पॉइंट, कोई और चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो आप? कोई चीज़ नहीं है जी। जी, सर्वाइविंग मतलब यानी कि इसमें मतलब ये अगर किसी फर्म की अपॉइंटमेंट होती है, तो अगर कोई एक ऑडिटर उसमें है बचा हुआ जो उसकी जगह पर अपॉइंट हो सकता है, या अगर वो इतनी फॉर एग्जाम्पल इंसेनिटी हुई है लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी हमें कंफर्मेशन नहीं हुई उस चीज़ की, तो वो सर्वाइविंग ऑडिटर जो है कंटिन्यू करेगा। लेकिन जिस दिन के ऊपर कैजुअल राइज होगी उसके बाद वो काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, फर्म में है तो उसकी अपॉइंटमेंट करा लेना उसको, फिर कहीं तो सर्वाइविंग ऑडिटर जो है वो काम करता रहेगा। फिर फॉर एग्जाम्पल 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो पीछे 3 पार्टनर तो मौजूद है ना, तो उस पार्टनर की जगह पे उसको अपॉइंट कर लेंगे, क्योंकि फर्म की अपॉइंटमेंट होती है ना। अपॉइंटमेंट तो फर्म की होती है, किसी पार्टनर की फर्म अपॉइंटमेंट नहीं होती। अगर अगर सारे एलिजिबल हैं मेरे टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो उसमें से अगर एक की डेथ होगी तो उसकी जगह पे दूसरा काम कर लेगा, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। क्योंकि हम इंगेजमेंट पार्टनर का नाम तो नहीं डिस्क्लोज करते ना उसको, एससीपी को। हम तो एससीपी को बताते हैं फर्म कौन सी थी। ठीक है, तो जो फर्म है वो उसके ऊपर अपना जो रिस्पेक्टिव अदर पार्टनर होगा उसको लगा देंगे। और अगर था कोई एक पार्टनर, उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में फिर सर्वाइव तो कुछ कर ही नहीं रहा ना, तो उस केस में आपको चेंज करना जरूरी हो जाता है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी। ले जी, अभी हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। अब ये जो सेक्शन है ये डील करता है आपका क्वालिफिकेशन ओब्लिक डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब यहां पे हमारे कुछ सवालात हैं जिनको हमने इस सेक्शन के अंदर कवर करना है। नंबर 1, हु कैन ऑडिट? ऑडिट कौन कर सकता है? नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिसिंग सीए वर्सेस इंडस्ट्री सीए, ये फर्क क्या है? नंबर 3, इसमें आपका आता है जी कि फिर इसमें कुछ आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स होते हैं, तो उस केस में ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है? यानी कि अगर ऑडिटर का बीमार हो गया आप, क्या हो गया? ओहो, अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी। नंबर 4 पे आता है कि जो आपका बेसिकली
अगर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बारे में क्या कंसिडरेशन है। नंबर 5 के ऊपर शेयर होल्डर जो होते हैं क्या वो ऑडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नंबर 6 के ऊपर डायरेक्टर्स और पार्टनर ऑफ डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ डायरेक्टर, क्या ये लोग ऑडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर नंबर 7 के ऊपर देखिए जब तक हमें सवालात पता नहीं होंगे हम आगे जा नहीं सकते। नंबर 7 के ऊपर फिर हमारा सवाल आता है कि इज पार्टनर इज अपॉइंटेड और फर्म इज अपॉइंटेड, क्या किसी पार्टनर की अपॉइंटमेंट होती है या किसी फर्म की अपॉइंटमेंट होती है। नंबर 8 के ऊपर इफ वन पार्टनर इज डिसक्वालिफाइड देन whether the whole firm is disqualified or not। अगर एक पार्टनर डिसक्वालिफाइड है तो कि सारी फर्म डिसक्वालिफाइड हो जाएगी। 9 नंबर पे इफ फर्म इज डिसक्वालिफाइड फॉर ऑडिट ऑफ अ कंपनी, इसका इंपैक्ट जो होगा वो क्या होगा, इंपैक्ट ऑन अदर कंपनीज इन ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप में जो कंपनीज बाकी हैं उसके ऊपर हमारी अपॉइंटमेंट का इंपैक्ट क्या होगा। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है बाकी मेजर चीज़ें यही हैं, बाकी तो जब हम पढ़ते चले जाएंगे साथ साथ चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। जो कंपनीज एक्ट है ये रूल बेस्ड है, लॉ है, तो जो लॉ की एप्लीकेशन होती है ये हमेशा आपको एक सेट डायरेक्शन देती है जिसके मुताबिक ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है, ऑडिटर की कंसिडरेशंस को टेकन अप किया जा सकता है, उसको लिया जा सकता है। जो चीज़ लॉ में लिखी है इट इज़ रूल बेस्ड और उस रूल को फॉलो करना हर हालत में ज़रूरी है। और अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते तो उस तरह आप उस क्लाइंट के लिए ऑडिटर के तौर पर पॉइंट नहीं हो सकते। यहां पे सिनेरियो बेस्ड केस स्टडीज बनेंगी, ये सिचुएशंस आपको केसेस के साथ समझ आएंगी, आपको ऐसे समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए हमें 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस हैं इनके जवाब देने हैं, तो इनके जवाब देने के लिए हम थोड़ी सी स्पेस यूज करते हैं, बाकी फिर हम उसको मिटा देंगे। सबसे पहले आया जी हु कैन ऑडिट, यहीं पे कोशिश करते हैं हम आंसर करने की, कौन ऑडिट कर सकता है जी। इसमें 2 है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है। ये 2 के पास अथॉरिटी है पाकिस्तान में ऑडिट करने की। हर अथॉरिटी डिफरेंट है, हर अथॉरिटी क्या है, डिफरेंट है। यानी कि सीए के पास हर तरह का ऑडिट करने की अथॉरिटी है, सीए के पास हर तरह के ऑडिट करने की अथॉरिटी है, सीएमए के पास एक लिमिटेड अथॉरिटी है। हम इसमें सिर्फ ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो टाइप ऑफ कंपनीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा बोर्ड भी यूज करना और हमने इसको भी यूज करना, तो लाइट ऑफ करनी पड़ेगी पिछली, फिर ये वाली अगली वाली लाइट से ऑफ कर दें। अच्छा जी, पहले ये देखें जी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 247, इसमें जो पैरा ए है इसको एक दफा हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आर अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि हम इसमें यहां पे ये बनाते हैं जी, एक है आपकी पब्लिक कंपनी और इसकी सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी, एक ये स्ट्रक्चर बन गया यहां से। आर अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अ कैपिटल ऑफ 3 मिलियन रुपी और मोर,
और दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी आ जाएंगी? प्राइवेट कंपनी। इस प्राइवेट कंपनी की भी फर्दर दो टाइप्स हैं। प्राइवेट कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो ग्रेटर देन 3 मिलियन है या लेस देन, शेयर कैपिटल जो है लेस देन 3 मिलियन है। ये फिर दो कैटेगरीज बन गई इसके अंदर फर्दर। देखें जी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आर अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन रुपीज आर मोर अनलेस सच पर्सन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कि इस केस में ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ सीए। इस केस में ये ग्रेटर देन है ना, इस केस में कौन कर सकता है? सीए। इस केस में सीए, लेकिन इसके साथ एक और एडिशनल प्रोविजन अभी आएगी, हम उसको डिस्कस करते हैं। आगे कहते हैं जी, अनलेस अ पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये बात बड़ी फोकस करने वाली है, पेपर में हो सकता है कि वो कहे कि एक साहब हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन उसके साथ उसने ये नहीं बताया होगा कि उसके पास क्या वैलिड प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है या नहीं है। तो हर साल, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिसिंग सीए एंड वर्सेस इंडस्ट्री सीए। अब देखें, अगर आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करते हैं तो जैसे आप क्वालिफाई करेंगे यू विल हैव द टू ऑप्शंस। या आप प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लें और अपनी फर्म बना लें, या आप किसी जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। यू हैव टू चूज बिटवीन द टू ऑप्शंस, either to be a industry member, either to be a practicing chartered accountant। तो ऑडिट करने के लिए जो बेस रिक्वायरमेंट है उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना जरूरी है, और उसके ऊपर जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि उसके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और आप प्रैक्टिसिंग लाइसेंस के साथ जॉब नहीं कर सकते, या आप जॉब करेंगे या फर्म चलाएंगे। यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन द टू ऑप्शंस। तो जो सेक्शन 247 है, इसकी बेस रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके लिए क्या होना जरूरी है? आपके लिए प्रैक्टिसिंग सीए होना जरूरी है। आपके लिए प्रैक्टिसिंग सीए होना जरूरी है। और इसके अलावा, यानी कि देखें, मैंने यहां पे सीए, यहां पे सीए, यहां पे सीए, इसकी सीए के साथ एक और बंदा भी आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है? सीएमए। यानी कि जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं वो सिर्फ उन प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट कर सकते हैं जिनकी जो ना सब्सिडरी कंपनी हो किसी पब्लिक कंपनी की, और एडिशनली उसका कैपिटल क्या हो? 3 मिलियन से कम हो। अगर फॉर एग्जांपल एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड है तो उसका मतलब क्या है? ये एक पब्लिक कंपनी है। इसकी एक बी प्राइवेट लिमिटेड है। अब इसका कैपिटल जो है वो 2 मिलियन है, तो इस केस में ऑडिटर कौन होगा? सीएमए हो सकता है? और भाई सीएमए नहीं हो सकता, ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। जब पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन गई तो फिर शेयर कैपिटल नहीं रेलेवेंट हो गया। यहां पे देखें ना, मैंने पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बनाया प्राइवेट कंपनी को, यहां पे प्राइवेट कंपनी की दो ऑप्शन बना दी। ये इससे हट कर हैं, ये इससे हट कर हैं। इस केस में प्राइवेट कंपनी इधर आ गई, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल लेस देन 3 मिलियन के अंदर आ गई। अगर ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है और शेयर कैपिटल 3 मिलियन से कम है तो फिर सीए भी कर सकता है और सीएमए भी कर सकता है। इस केस में इशू क्या है? ए लिमिटेड क्या है? पब्लिक कंपनी। इस पब्लिक कंपनी की एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी का शेयर कैपिटल 2 मिलियन है, लेकिन इस केस में कौन करेगा? सीए करेगा, सीएमए नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो बी प्राइवेट लिमिटेड है ये सब्सिडरी कंपनी है किसकी? ए लिमिटेड की, और इस केस में कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडी प्राइवेट कंपनी हो तो एनी केस चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसका क्या करेगा? ऑडिट करेगा। ये बात समझ आई आपको? यही इसमें क्रिटिकल पॉइंट था, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। यहां समझ आ गया आप लोगों को? कोई इशू? इसके अलावा आपको कोई चीज इसमें पूछनी हो? कंफर्म है? आगे चलते हैं। अब जो मैंने वहां लिख दिया उसकी एक्सप्लेनेशन, इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन स्पेसिफाइड अबव, इनके अलावा, यानी कि ऊपर कौन सी स्पेसिफाइड थी? ये और ये, तो इसके अलावा कौन सी स्पेसिफाइड हुई है? वो कंपनी जिनका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से कम। अनलेस सच पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैविंग सच क्राइटेरिया एज मे बी स्पेसिफाइड। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए भी आपको या प्रैक्टिसिंग बनना पड़ेगा या इंडस्ट्री के अंदर बनना पड़ेगा। इट शुड बी नोटेड दैट फॉर पर्पज ऑफ
A and B above, a firm where majority of practicing partner are qualified for appointment shall be appointed by its firm name to auditor of the company. इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने सवाल किया था ना, यहाँ से किसी ने सवाल किया था कि अगर कोई ऑडिटर सक्सेसर उसका किस तरह से काम कर सकता है, तो मैंने इसमें जो बात की थी वो क्या की थी कि फर्म की अपॉइंटमेंट होती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक फर्म अपॉइंट होती है, पार्टनर अपॉइंट नहीं होता। तो जब फर्म अपॉइंट होती है तो उसमें अगर 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसमें एक डिस्क्वालीफाइड हो गया, एक के ऊपर प्रॉब्लम बन गई, एक की कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई, तो बाकी 3 वहां पे मौजूद हैं। अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है, अनलेस वो फर्म ही क्या हो जाए, डिस्क्वालीफाइड हो जाए। अगर फर्म डिस्क्वालीफाइड हो गई तो फिर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। तो इसका तीसरा सवाल क्या था हमारे यहाँ पे, ये भी लिखा था यहाँ पे, क्या चीज क्वेश्चन, इफ वन पार्टनर इज डिस्क्वालीफाइड whether the whole firm is disqualified or not। अगर एक पार्टनर डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आ गया है और बाकी नहीं आए तो बाकी पॉइंट हो सकते हैं उसके अलावा। ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये कहीं पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटीज की बेस पर मैं बता रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर किसी किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन लगी है, मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय था पिछले 3 सालों में, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन मेरे साथ अगर ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, या हमजा पार्टनर है, हमजा नाम है ना, या हमजा पार्टनर है, तो ये कंपनी के एम्प्लॉय ना थे ना हैं, तो इस केस में दे कैन बी अपॉइंटेड, आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड। क्यों? फर्म की अपॉइंटमेंट होती है, फर्म के अंदर फिर एक पार्टनर सिलेक्ट होता है। फर्म की अपॉइंटमेंट तो हो गई, सिर्फ एक बंदा डिस्क्वालीफाइड था ना, तो वो मैं डिस्क्वालीफाइड था, ये तो डिस्क्वालीफाइड नहीं थे। तो अगर एक बंदा डिस्क्वालीफाइड होता है तो पूरी फर्म डिस्क्वालीफाइड नहीं होती। ये बात आपने अपने ज़हन नशीं रखनी है। ये मैं आपको प्रैक्टिकलिटीज की बात कर रहा हूं, ये लॉ में डायरेक्ट वर्डिंग कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। आगे चलें जी, आगे आपके पास बेटा अब असल में पॉइंट शुरू होता है वेयर पार्टनरशिप फर्म इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अभी हमने बात की ना, पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट हुई है। ओनली द पार्टनर हु मीट qualification requirement as given above will be authorized to act and sign on behalf of the firm। ये जो मैंने बात की है इसकी क्या है, इसकी यहाँ पे वो कंफर्मेशन है, डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे उसने पॉजिटिव फॉर्म में बात की है कि जो क्वालिफाइड होगा वो अपॉइंटेड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि देयर कुड बी सर्टेन डिस्क्वालिफाइड पर्सन एज वेल। डिस्क्वालिफाइड की वजह से पूरी फर्म के ऊपर इशू नहीं आएगा, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। आगे चलिए, नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये जो मैंने अभी सवालात किए थे ना कि क्या कंपनी का एम्प्लॉय पॉइंट हो सकता है, क्या बिजनेस रिलेशनशिप के बेस पे हो सकता है, क्या कंपनी जिससे लोन लिया उसके ऑडिटर पॉइंट हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। अब बेटा यहाँ पे ना एक बड़ी जरूरी बात इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक और है, वो क्या है, वो ये होता है ऑर्डिनरी कोर्स। एक वर्ड यूज होगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या है, फर्म का कोर बिजनेस क्या है, और सर्विसेज देना, ऑडिट करना, टेस्ट की सर्विसेज देना, इस तरह के काम करना। क्या फर्म का जो बिजनेस है ये फर्नीचर प्रोवाइड करना है? क्या फर्म का बिजनेस कंस्ट्रक्शन करना है? क्या फर्म का बिजनेस किसी की ब्याह पे गारंटी देना है? क्या फर्म का बिजनेस किसी को लोन देना है, किसी से लोन लेना है? नहीं, हमारा काम क्या है, सर्विस देना। तो जो सर्विस से रिलेटेड फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाते हैं। अब ये बात मैंने इसलिए शुरू में बता दी क्योंकि बार बार यूज होगा और मैं फिर वहां पे एग्जांपल जब दूंगा तो आपको कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट ना हो। अब पहले पे आते हैं जी, अब कहते हैं नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब किसकी बात हो रही है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, डिस्क्वालिफाइड, यानी कि वो जो फर्म के अंदर जितने पार्टनर्स हैं उन सब पार्टनर्स पे ये क्राइटेरिया लगाया जाएगा, और जो उसमें से इन क्राइटेरिया के मुताबिक सिलेक्ट हो सकता हुआ उसकी अपॉइंटमेंट होगी, और बाकी जो पार्टनर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। यानी कि अब हम टेस्ट लगाने जा रहे हैं पार्टनर्स के ऊपर, टेस्ट लगाने जा रहे हैं पार्टनर्स के ऊपर। जो लोग इस डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा, या दे विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब यहां पे देखें, पहले नंबर पे क्या है जी, ए पर्सन किसकी बात हो रही है, ऑडिटर। हु इज जो है, आर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 3 ईयर वाज ए डायरेक्टर, अदर ऑफिसर,
आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी कंपनी के, अब यहां पे दो सेंटेंस है, मैं अब यहां से ना इसको मिटाने लगा हूं जी, ये अगर आपको भी मेरा समझाने के लिए जरूरी था, अब आगे जरूरत नहीं है, मिटा दूं जी। बेटा जितनी एग्जांपल्स दे रहा हूं ये आपको आगे जाके हेल्प आउट करेंगे क्वेश्चंस को करने में। सबसे पहले क्या जी, इंप्लाई, डायरेक्टर, ऑफिसर, यानी कि आप कह लें CFO, CEO, GM, जो मर्जी आप इसमें नाम ले लें। इसमें दो हैं, प्रेजेंट, पास्ट। और पास्ट की डेफिनेशन क्या है? 3 इयर्स, पास्ट 3 इयर्स। यानी कि अगर जो भी बंदा प्रपोज हो रहा है ऑडिटर के तौर पे, फॉर एग्जांपल हमारी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है फर्म को। अगर वो किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय थे, डायरेक्टर थे या ऑफिसर थे पास्ट 3 इयर्स के अंदर, तो वो कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते। और अगर कोई आज के दिन के ऊपर कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो भी कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। अगर आज के दिन पे कोई बंदा कंपनी का डायरेक्टर है, वो ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर आज के दिन पे कोई बंदा ऑफिसर ऑफ द कंपनी है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये प्रोविजन समझ आ गई आपको? यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट, इनके ऊपर प्रेजेंट भी है और इन्हीं के ऊपर पास्ट की भी है, पास्ट में 3 इयर्स की है। अब इसी के साथ एक रिलेटेड दूसरी प्रोविजन है। अब ये जो ऊपर नाम मेंशन किए थे ना, डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय, अब इनके रिलेटेड पर्सन की बात होने जा रही है। ए पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ, हु इज पार्टनर ऑफ आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, यानी कि डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय का जो पार्टनर है या उसकी एम्प्लॉयमेंट में जो बंदा है, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब यहीं पे इसको एग्जांपल लें, ये एम्प्लॉइज हैं, डायरेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, ये आज के दिन पे भी अपॉइंट नहीं हो सकते अगर ये डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं, और पिछले 3 सालों में भी अपॉइंट नहीं हो सकते। और अगर इन एम्प्लॉइज का कोई आगे पार्टनर है, क्या है जी, या इनकी आगे कोई एम्प्लॉय है आज के दिन के ऊपर, तो वो भी क्या नहीं हो सकेंगे, ऑडिटर के तौर पर पॉइंट नहीं हो सकते। ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया भाई? समझ आया ये पॉइंट? यार देखो ना, मैं फर्म का एम्प्लॉय हूं, मैं एक और बिजनेस भी करता हूं, वहां पे मेरा एक और पार्टनर है। देखो मैं कंपनी का, समझो कि मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, आप और एक कंपनी में काम कर रहा हूं। अभी आप क्या है, मेरे एक अलग बिजनेस है, उसमें आप मेरे साथ पार्टनर हैं, आप उस कंपनी के ऑडिटर पॉइंट होना चाहते हैं, नहीं हो सकता। तो यहां पे पास्ट की कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पास्ट में चला गया, यानी कि ये यहां से यहां पे आए और यहां से यहां पे आए, यानी कि अगर कोई बंदा कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी का ऑफिसर है आज के दिन के ऊपर, और इसका जो आगे फर्दर पार्टनर है या एम्प्लॉय है, वो भी कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय, डायरेक्टर या ऑफिसर था, फॉर एग्जाम्पल देखें ना, 2 एग्जाम्पल ले लेना, मैं पिछले 3 सालों में किसी वक्त भी कंपनी का डायरेक्टर था, ऑफिसर था या एम्प्लॉय था, तो मैं कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस केस में, यानी कि कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय इस कंडीशन में जाता है, आगे वो इस कंडीशन में जाता है, फिर क्या हो जाएगा, फिर अपॉइंट हो सकता है। ये बात समझ आइए? नहीं समझ आई? मैं तो दोबारा बताता हूं। देखें मैंने क्या कहा था कि अगर कंपनी का कोई बंदा एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है या ऑफिसर है, तो वो कंपनी का ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। और अगले पिछले 3 सालों में भी कोई रहा है इस पोजीशन पे, तो फिर भी ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय, डायरेक्टर और ऑफिसर ये क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए। अब मैंने कहा कि इन 3 लोगों का कोई पार्टनर है या एम्प्लॉय है, अगर आज के दिन पे वो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, एम्प्लॉयर यानी एम्प्लॉय, डायरेक्टर या ऑफिसर आज के दिन पे हैं, तो इनका जो पार्टनर है या इनका जो एम्प्लॉय है वो भी अपॉइंट नहीं हो सकता। ये बात समझ आई? और अगर कोई डायरेक्टर था, अगर कोई ऑफिसर था, अगर कोई एम्प्लॉय था, तो उस केस में अगर आज के दिन के ऊपर उनको कोई पार्टनर और एम्प्लॉय है, तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। यानी कि अगर मैं एग्जांपल आपको इसको ना थोड़ा एग्जांपल के लेके चलता हूं, मिस्टर ए was director in
company X. Mr. A was director in company X. Mr. B is partner of Mr. A in another business. Company X approach Mr. B for appointment as auditor. हमजा बताएगा कि इस केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मिस्टर बी की हो सकती है या नहीं हो सकती। हो सकती है। क्यों हो सकती है? मिस्टर ए अब डायरेक्टर नहीं रहा, अब इसका जो फर्दर पार्टनर है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, तो वो ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता है। अब ये एग्जांपल लें कि मिस्टर ए इज डायरेक्टर, मिस्टर ए इज डायरेक्टर इन कंपनी एक्स, मिस्टर बी इज पार्टनर ऑफ मिस्टर ए इन अनदर बिजनेस, कंपनी एक्स अप्रोचेज मिस्टर बी फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। अब बताएं कि क्या हो सकता है ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई अब आपको? क्लियर है? ये प्रोविजन ऑफ द लॉ क्लियर है जी बेटा? ये देखने में बड़ी सिंपल सी बातें होती हैं, लेकिन जब इसको अप्लाई करने की बारी आती है तो फिर तोते उड़ जाते हैं। तो ये बेटा थोड़ी मुश्किल बातें हैं, इतनी आसान नहीं है। जब समझना है तो फिर इसके लिए आपको इस तरह से फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू ही समझ आएगी। फिर आगे क्या जी? द स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि ये जो डायरेक्टर है इसकी जो स्पाउस है, सपोज अगर हस्बैंड हो तो उसके लिए उसकी वाइफ स्पाउस है, अगर वाइफ हो तो उसके लिए उसका हस्बैंड जो है वो स्पाउस होता है। तो ये वाइस वर्सा दोनों के लिए कंसीडर होता है। अगर कोई पर्सन कंपनी में डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर की जो स्पाउस है वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। अच्छा, फिर अगेन यहां पे फिर एक और बात आती है, अगर कोई पर्सन डायरेक्टर था, अगर कोई पर्सन डायरेक्टर था तो उस केस में क्या उसकी स्पाउस भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी? देखें, डायरेक्टर अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर था तो 3 साल के लिए वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन उसकी स्पाउस क्या हो सकती है? अपॉइंट हो सकती है। ये बात समझ आई आपको? फिर अगेन एग्जांपल ले लें। मिस्टर ए जो है वो कंपनी का डायरेक्टर था, वाज डायरेक्टर। मिस बी जो है वो वाज डायरेक्टर इन कंपनी एक्स, कंपनी एक्स में डायरेक्टर था। ठीक है जी। मिस बी जो है वो उसको अप्रोच करते कंपनी एक्स, भाई आप हमारे ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो जाएं। तो क्या मिस बी अपॉइंट हो सकती हैं? हो सकती हैं। अगर मैं कहूं कि मिस्टर ए इज डायरेक्टर, मिस्टर ए इज डायरेक्टर इन कंपनी एक्स, तो क्या उसकी जो स्पाउस है वो ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो सकती है? नो। ये बात समझ आई आपको? क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहां पे ये खत्म कर दूं मिस्टर ए इज डायरेक्टर इन कंपनी एक्स, या मिस्टर ए वाज डायरेक्टर इन कंपनी एक्स, मिस्टर ए वाज डायरेक्टर इन कंपनी एक्स, तो क्या इस केस में कंपनी एक्स का डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? अगर 3 साल का टाइम गुजर चुका है तो फिर अपॉइंट हो सकता है, अगर 3 साल से कम टाइम है तो फिर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर आगे क्या कहते हैं जी? ए पर्सन हु इज इंडेक्टेड टू द कंपनी other than in the ordinary course of the business of such entities। अब यहां पे क्या है, अगर आपने किसी से लोन लिया है ना, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आप क्या हो जाते हैं? इंडेक्टेड टू द कंपनी हो जाते हैं। अब यहां पे देखें, मैंने अगर फॉर एग्जांपल किसी बैंक है, ये मिटा दूं मैं यहां से क्योंकि ये समझ आ गई ना पॉइंट्स। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी मुश्किल सिचुएशन भी स्टार्ट होने जा रही है। समझ आ रही है ना? बार बार पूछ रहा हूं मैं। एक बैंक है, बैंक एक और एक फर्म है। अगर इस बैंक के साथ मेरा बिजनेस रिलेशनशिप क्या हो सकता है? ऑडिट फर्म का अकाउंट हो सकता है इसमें। आप देखें, अगर किसी बैंक के अंदर किसी ऑडिट फर्म का अकाउंट ओपन है तो ये बैंक का काम क्या है? अकाउंट ओपन करना। बैंक का क्या काम है? अकाउंट ओपन करना। क्या अकाउंट ओपन नहीं हो सकता?
हो सकता है। अच्छा, जब बैंक अकाउंट ओपन करता है तो क्या मैं डिस्क्वालिफाइड हो गया हूं? नहीं। अगर मैं अकाउंट भी ओपन किया हुआ और बैंक से मैंने लोन भी ले लिया है तो फिर क्या हो जाएगा? अब फर्म का जो काम है, देखें, कोई भी कंपनी ओपन होती है, उस कंपनी ने अकाउंट ओपन करना ही होता है और किसी ना किसी बैंक में अकाउंट ओपन करना ही होता है। तो दिस इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द ऑडिट फर्म। ऑर्डिनरी बिजनेस होगा ना, करना ही करना है, लेकिन लोन लेना ऑर्डिनरी नहीं होता। लोन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लिया जाता है। तो अगर बैंक से किसी ऑडिट फर्म ने लोन ले लिया है तो इस बैंक के लिए हम अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर किसी कंपनी से हमने लोन ले लिया है तो हम उस कंपनी के ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकते। ये बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है? क्या चीज? क्यों ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस आता है? क्यों आता है ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस? मुझे इसी, तो आप आज काम शुरू किया है, बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि मैंने ऑडिट फर्म के अंदर लोन लेना है? देखो, बैंक से आज के दिन पे मेरा काम, फर्म के पॉइंट ऑफ सोचो, बैंक को छोड़ो। बैंक का तो फर्म के लिए क्या, देखो फर्म के लिए सोचना है ना आपने। बैंक का तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्या फर्म का भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं, दोनों के लिए ऑर्डिनरी कोर्स होना चाहिए। मैं आगे इसकी और एग्जांपल दूंगा, उसमें ये ज्यादा बात समझ आएगी। तो अगर किसी बैंक से लोन लिया तो मैं उसका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे दो चीजें हैं। अब जाहिर बात है, क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, ये तकरीबन हर बंदे यूज कर रहा होता है। क्रेडिट कार्ड भी सम हो एक फैसिलिटी की तरह ही होता है। तो कहता है क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ मैं रिलैक्सेशन दे देता हूं। कहता है कि 1 मिलियन की लिमिट है, 1 मिलियन की लिमिट है। यानी अगर क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस ड्यू है वो 1 मिलियन से ज्यादा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 1 मिलियन, तो उस केस में इसको इंडेटनेस कंसीडर नहीं की जाएगी। यानी कि अगर मैंने किसी फर्म, मैं फर्म का पार्टनर हूं और मैंने एक बैंक से 9 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो 1 मिलियन की लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, तो मैं इंडेटनेस में कंसीडर नहीं किया जाऊंगा। अब यहां पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? अगर फॉर एग्जांपल किसी फर्म के 5 पार्टनर्स हैं, तो क्या ये जो 1 मिलियन की लिमिट है ये 5 के लिए है या किसी एक पार्टनर के लिए है? ये एक पार्टनर की है, यानी पर पार्टनर 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 5 पार्टनर्स हैं, जिसमें से 4 पार्टनर्स की जो है वो 1.5 मिलियन की लिमिट है और एक पार्टनर की जो है वो 0.8 मिलियन की लिमिट है। आप बताएं इस केस में एक वाला जो है ये क्वालिफाइड है और ये क्वालिफाइड हो जाएंगे, ये डिसक्वालिफाइड हो जाएंगे, और फर्म क्वालिफाइड टू बी अवॉइड। ये बात समझ आई आपको? ये बात समझ आई? यानी इंडिविजुअल पार्टनर के लिए है, ये लिमिट इंडिविजुअल पार्टनर की है, ये फर्म के लेवल के ऊपर नहीं है। और दूसरे इसमें क्या कहता है कि अगर आपके कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने लेस्को को ऑडिट करना है, लेस्को इसका ऑडिट करना है, मैंने लेस्को का ऑडिट करना है। अब मेरे यहां पे फिर अगेन पार्टनर 1, पार्टनर 2 और पार्टनर 3, हम 3 पार्टनर्स हैं। अब यहां पे फिर अगेन टेस्ट लगाया जाएगा कि जो इस लेस्को का बिल ड्यू है, लेस्को का जो बिल ड्यू है वो 90 डेज से ज्यादा का ड्यू नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 90 डेज। यानी कि 90 दिन से ज्यादा का, 3 महीने का बिल ड्यू हो सकता है, 3 महीने से ज्यादा का बिल ड्यू नहीं होना चाहिए। अगर 3 महीने से ज्यादा का बिल ड्यू है तो आप क्या हो जाएंगे? डिसक्वालिफाइड। अगर 1 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट है फिर भी आप क्या हो जाएंगे? डिसक्वालिफाइड। अब ये जरा पढ़ें, ए पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज, the following person will not be deemed to be indebted to the company. A person who owes a sum of money not exceeding 1 million rupee to a credit card issuer. एक पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन की, यहां पर अदरवाइज फर्म का नाम यूज होना चाहिए था। एक पर्सन की बात हुई है। ए पर्सन हु ओज अ सम टू अ यूटिलिटी कंपनी इन फॉर्म ऑफ अनपेड ड्यूज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इंडेप्टेड टू द कंपनी। अब यहां पर मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड केस में अमाउंट की लिमिट है और यूटिलिटी के केस में 90 डेज की लिमिट है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर है? लग नहीं रही है आपको क्लियर? बेटा देखें, फर्म देखें, दोनों के लिए ऑर्डिनरी कोर्स होना जरूरी है। बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स है लोन देना, क्या ऑडिट फर्म का भी ऑर्डिनरी कोर्स है लोन लेना? तो फिर दोनों में से किसी एक की क्राइटेरिया खत्म हो गया।
तो जब एक क्राइटेरिया खत्म हो गया तो ऑर्डिनरी कोर्स से बाहर निकल गई। तो जब ऑर्डिनरी कोर्स से बाहर निकली तो फिर ये ऑडिट फर्म क्या हो गई, इंडेप्टेड टू द बैंक हो गई और नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गई। तो इसलिए ये कंपनी क्या हो जाएगी, ये ऑडिट फर्म इस बैंक के लिए क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। इसकी फिर दो एक्सेप्शन है, क्या है, एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट की है और दूसरा लोन की है, सॉरी वो दूसरा यूटिलिटी बिल्स की है। अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 मिलियन से कम है या 1 मिलियन तक है तो फिर क्वालिफाइड है, और अगर यूटिलिटी बिल्स 90 डेज से ज्यादा का ड्यू नहीं है तो फिर भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक ले लें, बैंक के साथ कोई और कंपनी भी ले सकते हैं ना। अब जाहिर बात है लेस क्योंकि बुक्स में क्या आ रहा होगा, अगर आप एक कंपनी के ऑडिटर पॉइंट होना चाहती हैं और आपका बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है, जिस बिजली के कनेक्शन के 90 दिन से ज्यादा यानी 3 महीने हो गए आपने उसका बिल पे नहीं किया, तो लेस्को की बुक्स में आपका क्या आ रहा होगा, रिसीवेबल, और आपकी बुक्स में लेस्को का क्या आ रहा होगा, पेबल। तो आप इंडेप्टेड टू द कंपनी हो गई और ऑर्डिनरी कोर्स में हो गई। जाहिर बात है ना, बिजली यूज करना ऑर्डिनरी कोर्स है, और जो मेरा क्या कहते हैं बिजली कंपनी जो है उसको बिजली प्रोवाइड करना ये भी ऑर्डिनरी कोर्स है। इस ऑर्डिनरी कोर्स बेशक ऑर्डिनरी कोर्स है लेकिन इसमें से लिमिट क्या लगा दी, 90 डेज की, कि ऑर्डिनरी कोर्स में बेशक हो लेकिन 90 डेज में हो, 90 डेज से ज्यादा का ओवर ड्यू ना हो तो फिर आप क्वालिफाइड हैं, 90 डेज से ज्यादा का हो गया तो फिर आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ये बात समझ आई? उसमें ज्वाइंट अकाउंट पे ज्वाइंट क्रेडिट कार्ड होते ही नहीं है। देखे ना, वो किस किस तरह से पॉसिबल है, उस केस में सिंगल पर्सन कंसीडर होगा ना, उसकी टोटल लिमिट एक ही होगी, उस स्पेसिफिक एक अकाउंट है, उस एक अकाउंट का 1 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, क्या चीज, हाँ तो विश उसके लिए भी देख लो बेशक, हाँ सेम क्राइटेरिया। देखो बात क्या है कि फर्म भी तो अल्टीमेटली फर्म भी तो उसमें आ जाती है ना, आप फर्म लेवल पे भी देख सकते हो इसको। देखो मैंने अगर इंडिविजुअल की बात करूं, अब उसका कनेक्शन भी तो किसी एक बंदे के नाम पे होगा ना, जो बिजली का बिल का कनेक्शन होता है वो फर्म, वो जो एक फर्म है वो क्या बन जाएगी, एक पर्सन बन जाएगी, लीगल पर्सन, लीगल पर्सन बन गई। अब लीगल पर्सन एक पर्सन है तो एक पर्सन की जो लिमिट है वो उसमें आ जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा फिर आगे कहता है जी, अब ये जहां पे आपको ऑर्डिनरी कोर्स ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ए पर्सन हु हैज गिवन अ गारंटी, ए पर्सन, ये पर्सन किसकी बात हो रही है, द पर्सन हु डीम्ड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज गिवन अ गारंटी, गारंटी दी हुई है, आर प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन द कंपनी अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ सच एंटिटीज। यहां पे बेटा इसी एग्जांपल मैं ऐसा बताता हूं कि अगर यहीं पे इस बैंक की एग्जांपल ले लें, ये बैंक ने, ये ऑडिट फर्म है, ये बैंक है और एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए है। अगर इस ऑडिट फर्म ने या इसके किसी ऑडिट पार्टनर ने मिस्टर ए की गारंटी, मिस्टर ए ने कुछ लोन लिया हुआ है बैंक से, मिस्टर ए ने कुछ लोन लिया हुआ है बैंक से। अब ऑडिट फर्म, अगर ऑडिट फर्म या ऑडिट फर्म का कोई पार्टनर इस बैंक को गारंटी देता है तो ये किसी थर्ड पार्टी की इंडेटनेस की गारंटी दी हुई है बैंक को। किसने? ऑडिट फर्म और ऑडिट फर्म के पार्टनर्स ने। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये ऑडिट फर्म डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। लेकिन यहां पे एक आती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस क्या होगा, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, इसने ऑडिट की जो है वो एक एडवर्टीजमेंट दी, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई कि एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, उसने ऑडिट करवाना है। ठीक है जी, एक XYZ ऑडिट फर्म में, एक XYZ ऑडिट फर्म में इसने जो एडवर्टीजमेंट दी हुई है उसमें कहा हुआ है कि आपने बैंक से गारंटी लेके देनी है। किस चीज की? परफॉर्मेंस की। आप बैंक से परफॉर्मेंस गारंटी लेके दें कि आप ये काम कंप्लीट करेंगे। तो आप जो हमारी बिड है, यानी जो टोटल, फॉर एग्जाम्पल मेरा कहता हूं कि अगर 10 मिलियन की असाइनमेंट है, 10 मिलियन उसकी फीस है, तो इसका 10% जो है आप बैंक से गारंटी लेके दें तो ये बन गया 1 मिलियन। अब ये गारंटी किसने देनी है?
इस ऑडिट फर्म ने इसको देनी है। अब इस ऑडिट फर्म को ये गारंटी कौन देगा? एक बैंक देगा। बैंक इस ऑडिट फर्म के बिहाफ पे, इस ऑडिट फर्म की बिहाफ पे इस गवर्नमेंट को क्या दे देगी? गारंटी दे देगी। अब देखें, इस बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स क्या है? गारंटी देना। इस फर्म का ऑर्डिनरी कोर्स क्या है? ऑडिट करना। और उस ऑडिट से रिलेटेड जो गारंटीज हैं ये भी देना क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है। ये बात समझ आई? जब गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट्स में आप बिड करते हैं तो उस बिडिंग को करने के लिए आपको गारंटी देना जरूरी होता है, और वो गारंटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में ही कंसीडर की जाती हैं। वो गारंटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में कंसीडर की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे देखें गवर्नमेंट के कहीं भी अगर आप इश्तिहार देखेंगे तो उसके अंदर जहां पे भी कोई सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो या किसी चीज की भी बिडिंग हो, उस बिडिंग में कहा होता है कि आप बैंक गारंटी हमें जमा कराएंगे। क्या जमा कराएंगे? बैंक की परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराएंगे। अब वो रिक्वायरमेंट किसकी है? गवर्नमेंट एंटिटीज की है। और जब तक ये ऑडिट फर्म ये गारंटी नहीं देगी, इसको काम नहीं मिलेगा। इवन कोई भी ऑडिट फर्म अगर गारंटी नहीं देगी तो किसी को भी काम नहीं मिलेगा। तो ये काम लेने के लिए गारंटी देना जरूरी है। तो ये इस फर्म के लिए क्या हो गया? ऑर्डिनरी कोर्स हो गया। और बैंक का तो काम ही गारंटी देना होता है, बैंक का तो काम ही फैसिलिटी देना होता है। तो जब बैंक के लिए भी ऑर्डिनरी कोर्स है, इस ऑडिट फर्म के लिए भी ऑर्डिनरी कोर्स है, तो ये वाली जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की गारंटीज होंगी, इसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, बैंक ने मेरे बिहाफ पे गारंटी दी है गवर्नमेंट एंटिटी को, और मैं इस बैंक का ऑडिटर भी अपॉइंट होना चाहता हूं। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? दोबारा देख लें। एक गवर्नमेंट एंटिटी थी जिसने एडवर्टीजमेंट दी कि मैंने ऑडिट करवा, तो आप मेरी बिहाफ पे इस गवर्नमेंट एंटिटी को एक गारंटी दे दें, और बैंक ने इस गवर्नमेंट एंटिटी को एक गारंटी दे दी। इसके बाद क्या हुआ कि इस बैंक ने मुझे ही अप्रोच कर लिया कि आप मेरी कंपनी, मेरे बैंक का क्या कर दें? ऑडिट कर दें। अब जब ऑडिट करने की बारी आई तो जब हम अपनी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट में गए तो उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर किसी पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को किसी की बिहाफ पे गारंटी दी है तो वो उस केस में उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता अनलेस वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस हो। इस केस में इस बैंक का भी गारंटी देना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, और ये ऑडिट फर्म का भी गवर्नमेंट एंटिटीज को गारंटीज लेकर देना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस है, क्योंकि उसके बगैर ऑडिट का काम नहीं मिलता। तो इस केस में अगर ये बैंक इस कंपनी को, इस फर्म को अप्रोच करे ऑडिट करने के लिए, तो ये ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है। तो यहां पर ये फर्म क्या हो जाएगी? क्वालिफाइड हो जाएगी। नहीं बात समझ आई? आगे समझ? अब यहां पे डिस्क्वालीफाइड वाला क्राइटेरिया देख लें। अब यहां पे अगेन एक और लेते हैं जी, XYZ है, इसके साथ एक और कंपनी है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड ने इस बैंक से क्या लिया हुआ है? लोन। इस बैंक से क्या लिया हुआ है? लोन। और ABC के इस लोन को इस ऑडिट फर्म ने इस बैंक को क्या दी हुई है? गारंटी। किसके बिहाफ पे? इस ABC के बिहाफ पे। यानी कि देखें, ABC ने बैंक से लोन लेना था, और ABC ने जब लोन लेना था तो बैंक ने कहा गारंटी दो। ABC वाला XYZ के पास आया, XYZ ऑडिट फर्म के पास आया और कहा कि मैंने एक लोन लेना, तो आप बैंक को मेरी बिहाफ पे क्या दे दे? गारंटी। इस केस में XYZ ऑडिट फर्म ने इस बैंक को ABC लिमिटेड के बिहाफ पे क्या दी है? गारंटी। किस चीज की? कि अगर ये लोन रिपे नहीं करेगा तो मैं लोन रिपे कर दूंगा। तो अब यहां पे XYZ ऑडिट फर्म है, क्या इसका काम लोन की गारंटीज देना है? नहीं। तो ये इस बैंक, इस फर्म के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? नहीं। क्या बैंक के लिए लोन देना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? यस। क्या बैंक के लिए गारंटी लेना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? यस। बैंक के लिए तो बेशक ऑर्डिनरी कोर्स है, ऑडिट फर्म के लिए ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। इस केस में अगर बैंक इस ऑडिट फर्म को अप्रोच करे अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहां पे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ये लोग, अपॉइंटेड टू बी एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बात समझा गई है? दोनों के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस होना जरूरी है। बेटा अगर आपने लॉ पढ़ा हुआ है तो ये चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गई बात की या नहीं आई? ऊपर से तो नहीं गुजरी? क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है जी। आगे कहता है जी, इंडेटनेस वाली बात समझ आ गई, गारंटी वाली बात समझ आ गई। आगे चलें, टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है और हमने याद जैसे खत्म नहीं हो सकेगा। नहीं, चलो जितना हो जाए। एक पॉइंट रह गया इसमें मेरे के ऊपर। आगे आखिरी पॉइंट है, ए पर्सन और अ फर्म
who what whether directly or indirectly has business relationship with the company other than in ordinary course of the business of such entities. अब यहां पे बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है. ऑडिट फर्म का क्या काम होता है? बेटा समझ आ रही है ना? आपकी शक्लों पे लिखा हुआ नहीं समझ आ रही? बेटा इससे स्लो क्या होगा? अभी तो मैंने 3 प्रीवियसली डिस्कस किए, 1 घंटा हो गया. 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाता है. 1 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाता है. और अभी 1 घंटे में हमने 3 प्रीवियसली डिस्कस की. अभी आधा सेक्शन भी नहीं कंप्लीट हुआ. आपने अगर पढ़ा तो आपको आइडिया होगा कितनी देर में खत्म हुआ होगा. बेटा ये कंपनीज एक्ट में सेक्शन है. बेटा यही है सेक्शन, कुछ भी नहीं है. कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं होना? सेम यही है. ये कैफ की है बेटा. मैं ऑडिट कैफ की पढ़ा रहा हूँ, फाइनल का नहीं पढ़ा रहा. बेटा सीला में इतना कॉम्प्लेक्स ही आपने उस कॉम्प्लेक्सिटी से पढ़ा नहीं होगा. सेम वही सेक्शन है. सेक्शन चेंज थोड़ी हो सकता है. मैंने अभी बेटा कुछ भी नहीं कराया. अभी मैं सब सेक्शन 3 करवाए हैं. अभी बिजनेस रिलेशनशिप पे हम जा रहे हैं. ऑडिट फर्म का काम क्या है? आज ये बस आखिरी काले, इसके बाद नहीं करेंगे. बस ये आखिरी पॉइंट काले, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूं. ऑडिट फर्म का काम क्या है? सर्विसेज देना. कौन सी? ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड टैक्सेशन. क्या हुआ? हाँ तो लिख दिया ना. ऑडिट टैक्सेशन अकाउंट्स, इससे रिलेटेड सर्विसेज हैं. अब ऑडिट फर्म क्या डोर बना सकती है? ऑडिट फर्म क्या गोलियां टॉफियां बेच सकती है? गोली टॉफी क्या बेच सकती है? ऑडिट फर्म क्या पेपर रिम बेच सकती है? ऑडिट फर्म का कोई पार्टनर दरवाजे बेच सकता है? इसलिए यहां वर्ड क्या यूज हुआ है? ए पर्सन और अ फर्म. पर्सन से मुराद क्या है? पार्टनर. अब देखें अगर कोई ऑडिट फर्म है, उसका काम है सर्विसेज देना. किस रिलेटेड? ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड टैक्सेशन से रिलेटेड. अगर ऑडिट फर्म किसी कंपनी को XYZ लिमिटेड, अगर ऑडिट फर्म किसी कंपनी को पेपर रिम दे रही है, गोलियां टॉफी बेच रही है, दरवाजे बेच रही है, तो ये क्या हो गया? बिजनेस रिलेशनशिप तो है. ये इस ऑडिट फर्म का और इस XYZ लिमिटेड का बिजनेस रिलेशनशिप तो है, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है. इस केस में इस कंपनी के लिए ये ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है. ये बात समझ आई? दोबारा सुन लें. ये ऑडिट फर्म है, ये ऑडिट फर्म पेपर रिम नहीं बेचती. ये ऑडिट फर्म है, ये गोलियां टॉफियां नहीं बेचती. ये ऑडिट फर्म है, ये दरवाजे नहीं बेचती. अगर ये बेचना शुरू कर दे किसी कंपनी को, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं कहलाएगा. और जब किसी ऑडिट फर्म का या ऑडिट फर्म के किसी पार्टनर का किसी कंपनी के साथ, किसी पर्सन के साथ बिजनेस रिलेशनशिप अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस हो, तो उस केस में द पर्सन और द ऑडिट फर्म इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी. ये बात समझ आई आपको? और अगर ये सर्विसेज बेचना काम है, तो इस केस में इसके ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं एज पर लॉ. इसके ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं एज पर लॉ. अब दूसरा पॉइंट ये है ना कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स में, तो फिर क्या करेंगे? अगर ये सर्विसेज ऑर्डिनरी कोर्स में हैं, तो फिर इसके आप अपॉइंट हो सकते हैं ऑडिटर. फिर आप क्या हो सकते हैं इसके अपॉइंट? ऑडिटर. लेकिन वन रिस्ट्रिक्शन फिर है. वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? कोड ऑफ एथिक्स की. क्योंकि इस प्रोविजन ऑफ लॉ को नीचे एक प्रोविजन ऑफ लॉ है जो निगेट कर देती है. ये वाली. ए पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर अंडर द कोड ऑफ एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान. अब यहां पे देखें, यहां पे क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सर्विसेज हैं. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सर्विसेज हैं, आप उसको दे सकते हैं. लेकिन अगर कोड ऑफ एथिक्स इन सर्विसेज पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो बाय लॉ आपके लिए इसका ऑडिट करना डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे. ये बात समझाई? फॉर एग्जांपल
आप किसी कंपनी के बुक कीपिंग कर रहे हैं और आप ही उसका ऑडिट कर रहे हैं। जिस अब ये देखें, ये भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, ये भी ऑडिट फॉर्म के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में है, लेकिन ये दोनों सर्विसेज एज पर कोड आप इकट्ठे एक टाइम पे नहीं दे सकते। अब एज पर लॉ पहले आप क्या थे, बिजनेस रिलेशनशिप तो है, अब उस बिजनेस रिलेशनशिप की बेस पे क्या है, क्वालिफाइड हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को कोड ऑफ एथिक्स ने क्या कर दिया, निगेट। जब कोड ऑफ एथिक्स ने इसको ट्रांजैक्शन को निगेट कर दिया है, तो इस केस में आप इस कंपनी के ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते अगर आप उसकी क्या कर रहे हो, बुक कीपिंग कर रहे हो। ये यानी कि मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट एडवांस लेवल पे लेके चला गया हूं, इस पॉइंट को एक नेक्स्ट एडवांस लेवल पे लेके चला गया हूं, सिर्फ आपको समझाने की खातिर। समझ आ रही है भाई या नहीं आ रही समझ? ऊपर से तो नहीं गुजरी? पक्की बात है जी बेटा, हर केस में अप्लाई होगा, हमें हर जगह पे देखना पड़ेगा। अगर कोड ऑफ एथिक्स हमें डिस्क्वालीफाइड कर देता है तो कंपनी एक्ट कहता है फिर आप डिस्क्वालीफाइड हैं, चाहे आप बाकी प्रोविजंस को बेशक फुलफिल करें, क्योंकि यहां पे उसने लॉ का पार्ट बना दिया ना कोड ऑफ एथिक्स को। अगर ये लॉ का पार्ट ना बनाता तो फिर आपके पास चॉइस थी, और जब आप कोड ऑफ एथिक्स में जाएंगे तो वो लॉ को क्या कर देगा, कहेगा जहां पे मैं जो कहूं, अगर मेरी किसी बात को लॉ सुपरसीड करता है तो लॉ फॉलो होगा, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो ही नहीं होगा। ये बात समझ आई है? लॉ कहता है कि जो कोड ऑफ एथिक्स करेगा वो होगा, कोड ऑफ एथिक्स कहता है जो लॉ कहेगा वो होगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों होंगे, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक भी डिस्क्वालीफाइड तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्क्वालीफाइड, कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्क्वालीफाइड तो बेशक कोड उसको लॉ भी करे तो फिर भी डिस्क्वालीफाइड। नहीं समझ आई बात की? नहीं आई समझ? को नहीं आई समझ? थोड़ी थोड़ी, बस खत्म। दोनों तरह से कहीं भी डिस्क्वालीफाइड हो गए तो आपकी छुट्टी है। ये देखिए जी, अभी सिर्फ हमने टाइम खत्म हो गया ना, आप 11 बजे क्लास का क्या हो गया, क्लास आगे नहीं खत्म करें फिर, बस 2-4 मिनट तक टाइम खत्म हो जाना है। ले जी, कल इंशाल्लाह हम अपनी डिस्कशन करें। अब देखिए, इतनी डिटेल्ड बातें करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपके सामने किसी किस्म का भी सवाल आ जाए तो आप अपने दिमाग को उतनी खुले तरीके से सोच कर आंसर कर सकें। मैं मैक्सिमम ये इनपुट दे सकता हूं, देखें बाकी आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंडेंट है। मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, मैं 4-5-10 क्वेश्चन करा दूंगा, लिटरली क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होंगे। ये मैंने जिस तरीके से आपको एग्जांपल्स बना के दिए हैं, ऐसे कभी टेस्टिंग भी नहीं हुई। लेकिन जब आप एक नेक्स्ट लेवल की टेस्टिंग को क्लास में कर लेते हैं तो पेपर की जो टेस्टिंग होती है वो बहुत आसान लगती है आपको। अब इसके ऊपर पास पेपर आप खुद करना शुरू कर दें, मैं कहूँगा चैप्टर 1 के मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा ना, उससे पहले तो क्वेश्चन नहीं करवा सकता। मीनवाइल आप चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन बैंक है इसको पकड़े, पास पेपर पकड़े, आप इसके टॉप क्वेश्चन कर लें, शुरू कर दें। समझ जहां तक आए ठीक है, नहीं समझ आएगी तो क्लास में डिस्कस हो ही जाना है। कल इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे कि ये जो बाकी 2-3 प्रोविजंस हैं ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ये, इसमें आपकी बॉडी को ऑपरेट हो तो फिर किस तरह से डील करेंगे, कंपनी के पास किसी के शेयर है तो उसको किस तरह से डील करेंगे, और कुछ एडिशनल इसमें प्रोविजंस हैं जो हमारे इस सेक्शन से रिलेटेड हैं। ये करके इसके साथ मैं कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चंस जिस हद तक पॉसिबल हो वो मैं आपको क्लास में कल ही इंशाल्लाह इस टॉपिक के करवा दूँ, क्वेश्चन बैंक के। जी एनी क्वेश्चन? आज ऐसे चेहरे उतरे उतरे लग रहे हैं आप लोगों के, इतना मुश्किल ऑडिट है नहीं, ये सब टॉपिक थोड़ा सा है टेक्निकल। जी हाँ जी, तो बैंक के लिए हो सकती है कि ऑर्डिनरी कोर्स है ना, ऑडिट फॉर्म गारंटी दे सकती है अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। तो मैंने जो गारंटी दिया वो किससे रिलेटेड दी है, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड दी है, उसके लिए अपॉइंटमेंट हो सकती है। नहीं, रिलेटेड पार्टी किस से आ गया? नहीं, मेरी रिलेटेड पार्टी बैंक किस तरह से है, या बैंक गवर्नमेंट एंटिटी की रिलेटेड पार्टी किस तरह से है? वो रिलेटेड पार्टी की तो डेफिनेशन डिफरेंट है, वो तो इसमें कवर ही नहीं होती। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।